डॉक्यूमेंट में रिजर्वेशन शब्द ही का जिक्र नहीं, ये डॉक्यूमेंट है, सोशल जस्टिस का जिक्र ही नहीं। तो ये किस्तें आ भी ऐसे रही है कि ना स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है ना प्रशासन को समझ आ रहा है। तो असल में ये पॉलिसी का पर्पस तो बहुत क्लियर था सरकार को कि शिक्षा को बेचना है। आज जो स्टूडेंट एक सस्ती शिक्षा कुछ स्टूडेंट जो एक्सेस कर पाते थे उनको भी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी से बाहर कर ये कह देना कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर जाइए। जो भी झुंड लेकर आते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, हुलिगनिज्म करते हैं, नारेबाजी करते हैं, पैम्फलेट्स उड़ाते हैं। कोई ऐसा प्ले जो थोड़ा सा भी प्रोग्रेसिव, जो समाज में कोई बदलाव की बात करे, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको तुरंत रिजेक्ट किया जाता है। चुनाव के दौर में दिल्ली पुलिस का ये रवैया है। तो सरकार ने एक 80 पेज का डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया। उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए तो आप समझ ही नहीं सकते कि पॉलिसी है क्या। आयशा ने वर्ड टू वर्ड उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और हमने देखा कि उस पूरे डॉक्यूमेंट में रिजर्वेशन शब्द ही का जिक्र नहीं, ये डॉक्यूमेंट है वो, सोशल जस्टिस का जिक्र ही नहीं। 80-85 बार डिजिटल एजुकेशन का जिक्र है, उतनी ही बार ऑनलाइन का जिक्र है, उतनी ही बार ई-हाइफन का जिक्र है। तो उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट से तो आप पॉलिसी को समझ ही नहीं सकते। स्किल्स भी तो डाला गया ना उस पे, स्किल कि अगर लोगों को मिलेगा तो आगे उनके लिए एग्जैक्टली आप तमाम स्किल बेस्ड में भी देख लीजिए, तमाम जगहों पे स्किल का यूज है। मगर वो पॉलिसी जिस तरीके से बनाई गई और जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाई गई, वो लाई गई है छोटी छोटी किश्तों में। सबसे पहले यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था लॉकडाउन के चलते ही सर कि 40% क्लासेस अब ऑनलाइन होना अलाउड। वो एक किश्त, यूनिवर्सिटी का 950 करोड़ का लोन एक किश्त है। ये FYUP में सेट, वैक और एईसी का एडिशन एक और किश्त है। नई इंटरनल स्कीम की किश्त तो स्टूडेंट के एग्जाम से 2 दिन पहले आई। तो ये किश्तें आ भी ऐसे रही है कि ना स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है ना प्रशासन को समझ आ रहा है। तो असल में ये पॉलिसी का पर्पस तो बहुत क्लियर था सरकार को कि शिक्षा को बेचना है, डीयू को एमिटी गलगोटिया बनाना है। मगर उस बनाने के प्रोसेस में जिस तरीके से ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हम लोगों को भी समझ आ रहा है कि प्रशासन तक नहीं क्लियर है, सिर्फ मोटिव क्लियर। मोटिव है कि डीयू के रामजस, हिंदू, देशबंधु, ARSD कॉलेजों में आज जो स्टूडेंट एक सस्ती शिक्षा कुछ स्टूडेंट जो एक्सेस कर पाते थे उनको भी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी से बाहर कर ये कह देना कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर जाइए, आप कुछ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कुछ ले लीजिए। ये मॉडल, मोटिव बहुत क्लियर, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे उनके मोटिव के बतौर भी वो सिर्फ और सिर्फ की ओर सर ये अब जो एजुकेशन है, इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, इंट्रेंस एग्जाम की फीस, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन फीस, लगातार एक एजुकेशन बहुत महंगी होती चली जा रही है। लास्ट ईयर की बात देखें तो अब जो कॉमन टेस्ट आता है उसके बाद यूनिवर्सिटी की फीस में कम से कम 65% की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 3 साल के बाद से अब तक। तो क्या उसके लिए क्या किस तरह की आपको फाइट रहेगी एडमिशन की फीस को लेकर और कॉलेज में जो महंगी पढ़ाई होती चली जा रही है? बिल्कुल सर, आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल भी कि पिछले सेशन में यूनिवर्सिटी के भतेरे कॉलेज में सीधा 100% फीस है। श्यामलाल, भगत सिंह कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, सीधा 100% फी हाइक हुआ कितने कोर्सेज में। और वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, आयशा ने उसको रेजिस्ट किया तो वो फी हाइक को वापस भी होना पड़ा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंटेंशंस बहुत क्लियर है। इंटेंशंस सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के नाम पर IPCW में BJMC हो, चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के तमाम कोर्स हो, चाहे ये जो नया लॉ का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स लाया जा रहा है जिसके चलते 2-2 लाख फीस स्टूडेंट दे रहे हैं, वो ये बात कह रही है। और यूनिवर्सिटी उसका कारण दे रही है कि NLU सब चले जाते हैं लॉ पढ़ने, हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं आते। अरे तो आप फीस कम करिएगा तो ना आएगा, तभी तो स्टूडेंट्स आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिस स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट्स तब इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह बिहेव करेगी। ये अपन JNU में सब मिलके लड़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्यों नहीं आप कर पाए? सब लोग मिलके लड़े थे, बल्कि JNU में तो वोटर बहुत कम है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 1 लाख वोटर थे। तो ऐसा क्यों नहीं बन पाया कि आप सब मिलके लड़ लेते सफाई आप लोग या NSUI? देखिए सर, आयशा ने बहुत शुरुआत से बहुत क्लियर कॉल दिया, जो राष्ट्र भर में आयशा का कॉल, कि आज जिस तरीके से भाजपा की सरकार और भाजपा का छात्र संघ ABVP
जिस तरीके से देश की पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त कम्युनल कॉरपोरेट गुंडागर्द राजनीति वो जो कर रहा है, उसके खिलाफ तमाम ऐसी फोर्सेस को जो भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान में मानती हैं, उनको एक साथ आना। हमने इस बात को कहा, हमने इस बात को आयशा ने बहुत ओपनली इस बात को, मगर हमने देखा कि गुस्सू के चुनाव में एनएसयूआई जैसी फोर्सेस अलायंस में इंटरेस्टेड नहीं थी। हमने ये भी देखा कि एसएफआई जैसी फोर्सेस भी इस अलायंस में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। जब ये संभावनाएं नहीं बनने लगी तब हमने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जो भी संभावनाएं आयशा ने आगे बढ़कर एक्सप्लोर करी, मगर आयशा पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में अपने आप में एक थर्ड फोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में है। जब वो नौबत आई तब हमने समझा कि इस चुनाव को आयशा की मजबूती पे ही अगर लड़ने की जरूरत है तो आयशा की मजबूती पे ही लड़ेंगे, और आयशा जिस आंदोलन पे लड़ रहा वो आंदोलन किसी भी और पार्टी के मैनिफेस्टो से लड़ा। What do you think One about question here, the... excuse me. You are the only organization which has 3 female candidates, right? So how strong and confident you are winning this election? You have appointed like 3 very young candidates, like first years, which no other organization has appointed. Like they have like experienced master's program candidates, students appointed there, and they have a lot of experience otherwise. So how confident do you feel if with these young candidates we can still win the election? Because these young people represent the university. Right. The people who gotten tickets elsewhere do not really represent this university. Absolutely. आप लोगों ने शायद देखा हो एबीवीपी का, तो हम प्रेस स्टेटमेंट्स देख भी रहे थे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से पूछा गया कि आपके क्या मुद्दे होंगे, उन्होंने कहा मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई मुझे टिकट मिल गया। तो वो तैयारी करते रहे। आयशा एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस बात को बहुत साफ तौर पे मानता है कि जो छात्र आयशा के आंदोलन से जुड़ते हैं वही छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज आयशा ने जुलाई के महीने में हजारों स्टूडेंट्स के बीच में सर्वे किया और FYUP का रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया। उसमें 87% स्टूडेंट्स सेड दैट FYUP should be rejected in this Delhi University, and this panel reflects that. This panel reflects the harm that FYUP has caused. So it was actually natural for a first year to contest this election, for a second year to contest this election. The question is that by now, like all of the student organizations have released their manifestos and agendas. So, after reading all of that, do you think that आपकी agenda में manifesto में कोई there's one thing that kind of singles you or that is special that is not there in any other manifesto? देखिए, तमाम जो बड़ी पार्टियां वो तो 10 साल से इस यूनिवर्सिटी में यूनियन की पोस्ट को शेयर कर ही रही हैं। जी। तो अब उनके मैनिफेस्टोज नहीं, वो मैनिफेस्टो तो हो सकता है पिछले ही चुनाव का कॉपी पेस्ट भी, क्योंकि एग्जैक्ट सेम डिमांड्स पहले भी रही हैं, अब भी रही हैं। जिन डिमांड्स पे लड़ना था वो नहीं लड़े। सवाल वो है, जब लॉकडाउन में सेकेंड वेव के चलते स्टूडेंट्स अपने घर परिवार के लोगों को खो रहे थे, उस समय पर इस यूनिवर्सिटी ने फोर्स किया उनको कि ऑनलाइन एग्जाम। जब सेकेंड वेव के बाद दिल्ली में बार, पब, सिनेमा हॉल सब खुल रहे थे, तब आयशा की 5 दिन की भूख हड़ताल और 57 दिन के इंडेफिनिट स्ट्राइक के बाद ये यूनिवर्सिटी को रीओपन किया गया। तो ये आयशा इस बात पे अपने आप पे इस यकीन के साथ तो बहुत क्लियर है कि यूनियन में होना या ना होना यूनियन का काम आयशा ही कर रहा है इस यूनिवर्सिटी। सवाल ये है कि आपने तो कैंडिडेट फीमेल ज़्यादा दिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है DU का वो है कि फीमेल की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और बाहर के इंटरवेंशन से, अभी हमने 2-3 महीने पहले भी देखा था कि वहाँ पर वायलेंस टाइप बाहर के जो लोग आते हैं और इंटरवीन करते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, तो उसके बारे में आपके मैनिफेस्टो में क्या है? तो उसके लिए हम GS कैश लाना चाहते हैं। GS कैश जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। हमने JNU में एक स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाने के बाद लाया। हम चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आए, एक ऐसी ऑटोनोमस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड बॉडी आए जो एक सेफ स्पेस दे विक्टिम्स को, या फिर जेंडर जस्टिस की बात करने के लिए एक सेफर स्पेस क्रिएट हो। क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा शायद LP महाविद्यालय का वीडियोस या मिरांडा हाउस की वीडियो कि कैसे वहाँ दरवाजे तोड़कर और सिक्योरिटी को मैन हैंडल करके लोग आते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स से बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं।
तो इनके खिलाफ हम लड़ते हैं। IPCW के फेस्ट में जो हुआ, उसके बाद आयसा वाज एट द फोरफ्रंट, उसने पूरी मूवमेंट को लीड किया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला ये जो हो रहा है, ये जो कैंपस वायलेंस का जो फैल रहा है, जो 10-12 साल से चल रहा है, उसके खिलाफ वी आर फाइटिंग, वी हैव बीन फाइटिंग। दैट्स व्हाई वी वांट GS कैश कि आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ताकि वो बात हो सके। ये जो रेप कल्चर का पूरा जो फैल चुका है कैंपस वायलेंस के साथ, उसके खिलाफ कोई लड़े, इसलिए चाहते हैं GS कैश का इम्प्लीमेंटेशन हो हर कॉलेज में। क्या आपकी पार्टी अगर जीत के आती है तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा प्रावधान देगी? जी ऑब्वियस, ये तो बात है, हमारे मैनिफेस्टो में है। ये मैनिफेस्टो में नहीं भी है, फिर भी हम इसके बारे में लड़ रहे हैं। सालों साल से हम बोल रहे हैं GS कैश के बारे में। आए हॉस्टल्स की हमारी डिमांड है जी, UGC के अकॉर्डिंग 60% बच्चों को हॉस्टल्स मिलना चाहिए। वी आस्क द क्वेश्चन कि मैं 2 to 3% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल्स क्यों मिल रहा है? हॉस्टल्स की फी की इतनी बढ़ोतरी क्यों है? JNU भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वहां हम सेंटर पे रहते हैं, वहां महीने के 10 रुपए है, यहाँ 1.5 लाख क्यों है? वी आस्क द क्वेश्चन, वी डिमांड कि हमें आंसर्स मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, अगर उस पर काम नहीं हो रहा है, तो वी विल फाइट। ABVP के ग्रुप रैली में जहाँ तक मैंने कवरेज करा है, उसके ग्रुप रैली में मैंने देखा जो उनके पास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट का थे, लेकिन आपके ग्रुप में बहुत कम दिखाई दिया मुझे। देखिए, एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 4 लोग अलाउड होते हैं जी वो अगर 400 लेकर आते हैं जी, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो जो भी झुंड लेकर आते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, हुलिगनिज्म करते हैं, नारेबाजी करते हैं, पैम्फलेट्स उड़ाते हैं, हम उसमें यकीन नहीं करते हैं। वी आर अ कॉमन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वी डू इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। हमारे मुद्दे से जो अग्री करता है वो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं। क्या आपकी पार्टी उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी? जी कर रही है, सालों साल से कर रही है, क्यों नहीं कर सकती? ABVP के गुंडे अगर हमारे सामने आकर हमें डराने, धमकाने, इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे तो हम फुल फोर्स के साथ लड़ेंगे। हम लड़के आए, हमारे फेलो कॉमरेड्स एक्टिविस्ट का अटैक हुए, आपको पता होगा, चंद दिनों पहले ही हुआ है। तो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम ये बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, खुली बोलते हैं कि हम उनसे नहीं डरने वाले। उनकी जो पॉलिटिक्स है, ये जो मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है उनकी, हुलिगनिज्म की, गुंडागर्दी की, इंटिमिडेशन की, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं जो हमें अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। मैम एक चीज है, आप तीनों कैंडिडेट जो गर्ल्स हैं इनसे कि आप ये अपना इसमें मैनिफेस्टो में ना तो स्पोर्ट्स की आपने बात की है, स्पोर्ट्स की, और सेकंड NCC जो बढ़ावा देती है वो उसके लिए किसी की बात नहीं है की है, और कल्चर की भी बात नहीं की है। मैनिफेस्टो में होना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब। इस पे आप बताइए कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स भी तो यही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रणजी ट्रॉफी खेलते कहाँ कहाँ, उस पर क्यों नहीं जोर दे रहे आप? वुमेन के लिए, वुमेन्स भी और जेंट्स की भी, यंग तो आएंगे। स्टूडेंट्स को बड़ा इस यूनिवर्सिटी पहले छात्रों को खेल में बढ़ावा और साथ में NCC और कल्चर एक्टिविटी में, उसके लिए आपने कभी बात नहीं की है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, उस पर क्यों नहीं आप बात करते? सर आप फीस पे करें, हम मना नहीं करें सर, उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा बता दीजिए। यहाँ पे वो भी स्टूडेंट के हितों की बात है, तो मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। हम उस बारे में कह भी नहीं रहे। हमारा देखिए, मुख्य रूप से जिन मुद्दों पे सवाल जवाब हो रहा है, स्पोर्ट्स अपने आप में बहुत मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि स्टूडेंट के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आयसा इस बात में एकदम मानता है। NCC किसी भी रूप में स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज होती हैं एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में या अदर एकेडमिक एक्टिविटीज में NCC भी जरूरी है, और आयसा का इसमें कोई डिसएग्रीमेंट इस सवाल पे नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं कि हम पिछले 3 साल से हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है या इस में नहीं है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जिन चीज़ों को आज इंफ्रास्ट्रक्चरली इम्प्रूव कर रही है, अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यूनिवर्सिटी में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी केवल क्लासेस के रूप में नहीं है। नहीं, आप वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का इसके बढ़ावा देने के लिए भी आप बोलो ना, आप स्टूडेंट के हित के लिए कर रहे हो। कोई एक्टर बन गए, शाहरुख खान भी तो आपके यहीं से निकला है, तो कल्चर के ऊपर आप बोलोगे होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और बड़े से बड़ा एक करके हमारे कॉलेजेस में ऐसे क्लब, सोसाइटीज सब नहीं, वो मुझे मालूम है। नहीं, आपको ऐसा में देखिए, आप स्टूडेंट
आपको स्टूडेंट हित में अगर मैनिफेस्टो है, ये भी चीजें उनके लिए कंपलसरी हैं कि वो बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए आप क्यों नहीं करते? ठीक है, 2-3 चीजें इसमें कह दें। सबसे पहला जो आदित्य ने भी बात रखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का मायना है क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर जिम्नेजियम, लाइब्रेरी, तमाम वो फैसिलिटीज जो एक कॉलेज को प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंडली, हमें नहीं लगता है कि हम कल्चर की बात नहीं कर रहे। हम लोग जब इस बात को कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी का कल्चर जो एक कंप्लीटली इस सरकार के और इस एबीवीपी के डूसू के चलते एक वायलेंस का कल्चर बन गया, इस यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेटिक डिबेट, डिसेंट का कल्चर शामिल। हमने इस बात को कहा है कि यूनिवर्सिटी में जनरल बॉडी मीटिंग्स होनी चाहिए, कॉलेज लेवल पे जनरल बॉडी मीटिंग्स होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी का कल्चर बना। एक एनसीसी, एक एनएसएस से वो भी जरूरी। अब जैसे हर बार कुछ चीजें हम आपका जो सवाल है, इस सवाल में हमारा किसी चीज में डिसएग्रीमेंट नहीं है। ऐसा की जो कॉलेज लेवल की कमेटियां हैं, ऐसा की कॉलेज लेवल की कमेटियां इन सारे सवालों को एड्रेस करती हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं, कई जगह पर जब कॉलेज लेवल के डिबेटिंग सोसाइटी कोई डिबेट ऐसा कराना चाहे कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट बुलाना चाहे, मिरांडा हाउस जैसा एक कॉलेज है जो डूसू का प्रेसिडेंशियल डिबेट करवाता है, लेकिन डीयू में और कोई कॉलेज, चंद कॉलेज को छोड़ के एक वेंकी है जो प्रेसिडेंशियल डिबेट कराता है, वो भी कुछ कभी कभार। बाद बाकी कोई भी डिबेटिंग सोसाइटी अगर कराना चाहे तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये अलाउ नहीं करता। इसी तरीके से कोई ड्रामेटिक सोसाइटी जब कभी कोई ऐसा प्ले जो थोड़ा सा भी प्रोग्रेसिव हो, जो समाज में कोई बदलाव की बात करे, जो इन सब मुद्दों पे हो, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको तुरंत रिजेक्ट किया जाता है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही उसको रोकने की कोशिश, उसका प्रयास किया जाता है। तो ऐसा के कॉलेज लेवल की कमेटियां इसको वहां पर भी एड्रेस करती हैं। हम तो बिल्कुल मानते हैं कि जो ये कल्चरल ग्रुप्स हैं, जो ये सोसाइटियां हैं, इनका एक अपना ऑटोनॉमस, इनका एक फ्री थिंकिंग का तरीका, इनका एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं, फाइनेंशियली इनको कॉलेजेस को इनको प्रोवाइड फंड अब करना चाहिए। इस सवाल पे ऐसा का कोई डिसएग्रीमेंट, किसी भी तरीके से दोहराए की बात नहीं है। ये बात है कि हमारा इसमें अगर मैनिफेस्टो में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बारे में काम नहीं कर रहे। आप अगर हमारे कॉलेज लेवल की कमेटियों में इस चीज को देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। अगर आप आइसा के रेगुलर एक्टिविटी से वाकिफ होंगे, सोशल मीडिया पे जो हमारे अपडेट्स आते रहते हैं, उन चीजों में अगर आप वाकिफ होंगे तो आप देखेंगे कि आइसा इन चीजों पर, इन सवालों पर लगातार बोल रहा है। लेकिन हम करेंगे यूनिवर्सिटी के लेवल पे, क्योंकि डूसू यूनिवर्सिटी का चुनाव है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर उन इश्यूज पे, उन सवालों पे, उन मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं। ये इसमें एक मैं बात ऐड करना चाहती हूँ। जो न्यू इंटरनल असेसमेंट स्कीम है वो 25 मार्क्स से 70 मार्क्स की हो गई। आइसा इस बात को लेकर आगे आया है कि इसे रोल बैक कराया जाए। इसलिए कराया जाए क्योंकि 70 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स का चंक होता है, बर्डन है स्टूडेंट्स पे। तो ये जो किया गया है 70 मार्क्स का, तो हर दिन कंटिन्यूअस असेसमेंट है, असाइनमेंट्स है, टेस्ट है, प्रोजेक्ट्स है, उसमें जो इजाफा है उसकी वजह से बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मुश्किल से कर पाता है। सोसाइटीज ज्वाइन अगर हम करते भी है तो हमें बोला जाता है कि नहीं पहले ये असाइनमेंट कर लो, उसके बाद ये करना, या फिर उसका टाइम नहीं मिलता है। हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सोचकर कि यहाँ स्कूल जैसी 7-7 घंटियां नहीं लगेंगी क्लासेस, बट वही हो रहा है हमारे साथ। इंटरनल असेसमेंट स्कीम जो आई है उसकी वजह से हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी थिंकिंग हम लोग लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे या किसी और तरीके की फेस्ट देखेंगे या अदर एक्टिविटीज करेंगे अपार्ट फ्रॉम स्टडी। बट बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरनल असेसमेंट स्कीम इट इज मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। इट्स वे टू बर्डनसम। यू कैन आस्क द आवर बैच, यू कैन आस्क द फर्स्ट ईयर्स एज वेल। तो हमारा ये एक मुद्दा इसीलिए कि बच्चों को थोड़ी राहत की सांस दी जाए। 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट स्कीम में कोई बुराई नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, तो उसके 70 मार्क्स क्यों कर दिए गए? हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। FY यूपी के का जो विरोध हो रहा है आपकी तरफ से, उसमें क्या बातें हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? FY यूपी हम पिछले 1 साल से झेल रहे हैं। मैं झेलना ही वर्ड यूज करूंगी बिकॉज उसमें खामियां हैं जिसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। और हमने मैनिफेस्टो जब हमने FY यूपी पर हल्ला बोल रैली ऑर्गेनाइज की थी, तब जो वाइस चांसलर्स को मैनिफेस्टो दिया उसमें हमने 4 डिमांड्स ये रखी कि पहला AEC में इंग्लिश का ऑप्शन ऐड किया जाए एज अ लैंग्वेज। वी नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉपुलेशन इज वेरी डाइवर्स, पीपल फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कम हियर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हियर। तो AEC में इंग्लिश का ऑप्शन ऐड ना करना बहुत बेतुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एक मेन डिमांड ये है कि AEC में इंग्लिश का ऑप्शन ऐड किया जाए।
एसईसी और बीएससी जैसे जो कोर्सेज हैं उनके जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे मेन कोर्स को डाइल्यूट करके किया जा रहा है, उसके क्रेडिट्स कम करके एसईसी और बीएससी को इंक्लूड किया गया है। 5 पहले पेपर्स होते थे, अब 7 कर दिए गए हैं। उसमें हमें योगा, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, तमाम ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिनका कोई जॉब प्रॉस्पेक्ट नहीं है सच, तो हम चाहते हैं वो कम। फिर न्यू इंटरनल असेसमेंट स्कीम के बारे में जो मैंने कहा कि 70 मार्क्स की हो गई है, अब वो 25 मार्क्स के हम कराना चाहते हैं। और फी हाइक के बारे में हम बोल रहे हैं, एनईपी के तहत, एफआईयूपी के तहत जो फी हाइक हुई है, जो हेफा आ गया है, हेफा इज अ लोन बेस्ड सिस्टम, यूजीसी हटाकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो पूरी यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ के लोन पे फंक्शन कर रही है। ये लोन के पैसे इंटरेस्ट के साथ हमारे पॉकेट से निकालकर फी के रूप में दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो कम हो। हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी थिंकिंग इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, we'll get quality education for an affordable price, but that's not happening here. So we are speaking against it. हमने इसलिए मेमोरेंडम दिया वाइस चांसलर्स ऑफिस। तो इस इलेक्शन में डीयू के अंदर आयशा का जो फोकस्ड मुद्दा है, अगर हम कहें कि एक सेंट्रल एजेंडा है, वो सबसे क्या है? जी वो एफआईयूपी का ही है मुद्दा। FIU इसके लिए हम पिछले 1 साल से वी हैव बीन लीडिंग अ मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट, और हम सर्वेज हमने कराया था, एफआईयूपी पर रिपोर्ट कार्ड तैयार की थी जिसमें 87% स्टूडेंट्स रिजेक्टेड एफआईयूपी में। तो स्टूडेंट्स मतलब समझ रहे हैं इस बात आयशा ने दरअसल नारा भी इसलिए इस चुनाव में यही दिया कि इस साल का जो डूसू चुनाव हुआ, ये डूसू चुनाव दरअसल एक रेफरेंडम के रूप में हम लोग एफआईयूपी के ऊपर एक रेफरेंडम है, क्योंकि आयशा का एक जो बड़ा रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने रिलीज किया जिसमें लगभग 5000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अलग अलग कॉलेजों के इतना वेरिएशन, इतना वेरिंग डेटा हमारे पास आया, जिसमें लगभग 85-87% स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि एफआईयूपी को रिजेक्ट करना, मतलब एफआईयूपी को के पक्ष में स्टूडेंट्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि जब कोई डिग्री 3 साल के ऑनर्स में करी जा सकती थी, तो उसमें 4 साल तक क्यों हम बढ़ती हुई फीस, एक बढ़ी हुई फीस, ज्यादा वक्त तक हम उस फीस को दें। ऐसे कोर्सेज जहां पर ऑनर्स का सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश ऑनर्स का है, मान लीजिए कोई हिंदी ऑनर्स का है, ऑनर्स के कोर्सेज में ऑनर्स के सब्जेक्ट का 40% तक डाइल्यूशन होगा। मतलब आप अपने ही सब्जेक्ट को छोड़ के बाद बाकी सब कुछ पढ़े ले रहे हैं। आप जो गवर्नमेंट के स्कीम है, इसका मतलब जैसे स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, इस तरीके की स्कीम को आप कोर्स बना के पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप ऑब्वियस सी बात है कि आप एक प्रोपेगेंडा, शिक्षा नीति के जरिए आप एक प्रोपेगेंडा स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ। अभी लॉ फैकल्टी में एक न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, 5 ईयर प्लान BA LLB, जिसकी फीस 1,90,000 रुपए थी। एक पब्लिक एजुकेशन में इतनी फीस होना है, जिस तरीके से फी हाइक करी गई है लॉ फैकल्टी में, उसके अगेंस्ट, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ही ऐसा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रह गया था जहां पर एक लीगल एजुकेशन, एक अफोर्डेबल लीगल एजुकेशन हमें मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी फी में हाइक किया गया है, जिस तरीके से उसकी फी बढ़ाई गई है, उसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर तबके से स्टूडेंट आता है, एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से, एक निचले तबके से स्टूडेंट यहाँ आता है, वो क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए यहाँ आता है। लेकिन इतनी जिस तरीके से फी हाइक हो रही है, आने वाले टाइम में कोई मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का स्टूडेंट है एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके अलावा लॉ फैकल्टी के लिए, लॉ फैकल्टी के अंदर 9000 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई हॉस्टल्स की व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्टल्स नहीं है। तो उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं कि ड्यू के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल्स होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कॉलेज के आसपास के एरिया होते हैं वो इतने कॉस्टली हो जाते हैं कि ऑब्वियसली एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का या लो मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बनाए जाए ताकि वो एक एकोमोडेशन अफोर्ड कर सके, एक अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल एकोमोडेशन अफोर्ड कर सके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यही सब मुद्दों को लेकर आयशा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा जब तक हमारे लिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हमें एक अफोर्डेबल एकोमोडेशन अफोर्ड कराएं, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कराएं। ये हमारे ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और इस चुनाव में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सारी बात शिक्षा का मॉडल, एफआईयूपी, ये तमाम चीजों की लड़ाई, चुनाव है तब भी लड़ी जा रही है। चुनाव नहीं होगा, आयशा इन लड़ाइयों को, इन आंदोलनों को तब भी लड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि चुनाव के दौर में किस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं।
आप लोग शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि अभी 2 दिन पहले हमारे एक साथी अमन रावत जिनका नाम है, उनको मेरे नाम पे आदित्य सिंह समझ के किडनैप किया गया। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस में इस बात की FIR लिखवाई। आप सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन जो एरिया है, कैंपस एरिया से दिन दहाड़े हमारे साथी को किडनैप किया जाता है, उनके साथ मारपीट करी जाती है। उनके साथ मारपीट के बाद, किडनैप करने के बाद उनको दिल्ली पुलिस के ही पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया जाता है। उनका फोन तोड़ ताड़ के फेंक दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद 2 दिन बीतने के बावजूद, जो चुनाव के दौर में आज एरिया हाई सर्वेलेंस पे है, जहां हर चौराहे पे, हर 50 मीटर पे CRPF, CISF, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, वो आज तक 2 दिन में उस किडनैपर का, उसकी गाड़ी का रंग, गाड़ी का रूप, गाड़ी का मॉडल सब पता होने के बाद उस किडनैपर को नहीं पकड़ा। वो किडनैपर हमारे साथी ने बताया कि उसकी गाड़ी पर ABVP के बैनर, ABVP के पोस्टर सब लगे हुए, लेकिन आज भी दिल्ली पुलिस दिख रहा है हमें, हमारे पास साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि ये प्रशासन का रवैया, पुलिस का रवैया किधर है। और हम इस बात को कह रहे हैं कि जब चुनाव के दौर में दिल्ली पुलिस का ये रवैया है, जब चुनावी रूप में जहां पर एक निष्पक्षता हमें पुलिस के तरफ से तो दिखनी चाहिए, तो जब चुनाव नहीं होंगे तब पुलिस का क्या रवैया रहेगा, इस पर शायद कोई शक की बात नहीं है। अभी एक सवाल जो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।